हेलो बच्चों, यू आर वॉचिंग जेई न्यूरोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो नीट लेवल पे अगर बात करते हैं तो मिनिमम 12 टू 14 क्वेश्चंस का वेटेज अकेले जेनेटिक्स रखती है, जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, एंड द चैप्टर नंबर 6 द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनकी स्टडी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि जेनेटिक्स क्या होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें। तो जेनेटिक्स क्या है बच्चों? जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जब हम कलेक्टिवली एक साथ पढ़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अभी हेरिडिटी क्या होता है कि जब कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें भाई, ह्यूमन बीइंग के बीच में क्रॉस होता है, मेल ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो इनके बीच में क्रॉस होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी। तो जो बेबी बनता है वो ह्यूमन बीइंग ही बनता है, ना कि कोई एलिफेंट बनेगा, ना ही कोई डंकी बनेगा, ना ही कोई मंकी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका रीजन होता है हमारे पास जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। रीजन इज हेरिडिटी, राइट? तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर फादर और मदर के अंदर हैं वही कैरेक्टर बेबीज के अंदर भी होने चाहिए। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है द सम डिफरेंसेस व्हिच कम्स इनटू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेबी की ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बेबी का बर्थ हो रहा है, उस बेबी के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। तो वेरिएशंस हमारा कई टाइप का होता है, उसको भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बट हमें पहले जेनेटिक्स ही देख लें कि जेनेटिक्स कितने लेवल पे काम करती है। तो जेनेटिक्स की बात करें बच्चों, ये हमारी 3 ब्रांचेज हैं इसकी। द फर्स्ट ब्रांच इज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, द सेकंड ब्रांच इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड द लास्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स की बात करें तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं हम? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। अब यहाँ पे बात आई बहुत इंपॉर्टेंट, जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स एक ऐसी यूनिट है जो एक्चुअली हमारे पेरेंटल कैरेक्टर को हमारे अंदर लेके आता है। तो इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की यूनिट क्या होगी? जीन्स। यस और नो? ओके। सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ जीन्स एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम किसी भी जीन्स की स्टडी उसके स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर बेस पे करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मतलब ये हुआ कि कोई भी जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर तक आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक जीन्स का फंक्शन स्पेसिफिक होता है। तो उस स्ट्रक्चर की, उस फंक्शंस की हम जब स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ द जीन्स, उस जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर in a group of interbreeding or related organism। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म में जब हम किसी भी जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन्स प्रेजेंट है, या उसका बिहेवियर क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में वो क्या कैरेक्टर शो कर रहा था और सेकंड जनरेशन में क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, तो बेटा इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब नाउ इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है
क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं। क्लोजली रिलेटेड मतलब जैसे कि फादर एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर दो रियल ब्रदर के बेबीज जो कजिन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ये हमारे कैसे हैं, क्लोजली रिलेटिव्स हैं। और जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो इसको कहते हैं इंटरब्रीडिंग। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरब्रीडिंग, दिस इज closely related organism like what, father and daughter, brother and sister, right? Okay, so अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो ठीक है, पहले इसको करते हैं। लगे जनरली जो जेनेटिक्स दिया था, जो वो किसने दिया था, हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल। मतलब जो जेनेटिक्स के फादर हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स को डिस्कवर्ड किया था, वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आज हम जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसके फादर कौन है, मतलब जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो है विलियम बैटसन। और सही बात बताएं तो जो जेनेटिक्स टर्म है वो भी बैटसन ने ही दी थी, ठीक है। ऐसे ही अगर जो एक्सपेरिमेंटल की बात करें कि भाई जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे जेनेटिक्स पे, वो किसने किए थे, हमारे मॉर्गन ने किए थे, ड्रोसोफिला वगैरह पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने पीछे वेरिएशन पढ़ा था। वेरिएशन कितने टाइप का होता है बेटा, ये होता है 2 टाइप्स का। कितना, 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज द सोमैटिक वेरिएशन एंड द सेकेंड इज द जर्मिनल वेरिएशन, जिसको हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, जनरली जब हमारी बॉडी की सेक्स सेल को छोड़ के बाकी किसी भी सेल में कोई भी चेंजेस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। और जनरली इनकी बात करें तो ये हमारे नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनका ट्रांसफर नहीं होता है। जनरली ये आते क्यों है फिर बेटा, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम पे आके पड़ जाएं, क्योंकि एनवायरमेंट में है भैया, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अंदर क्या क्रिएट कर देंगी, एक स्पेशल टाइप की डिजीज क्रिएट करेंगी जिसको हम कहते हैं कैंसर, स्किन कैंसर, राइट। तो याद रखेंगे नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, कैसे आते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू environment, environmental condition like UV rays क्या करेंगी हमें, स्किन कैंसर। वहीं पे अगर हम जर्मिनल की बात करें तो हमारी जर्म सेल्स में जो आते हैं, मतलब हमारी जो सेक्स सेल्स में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक। मतलब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के टाइम पे, जब ब्लास्टोला का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, उस टाइम पे हमारे अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस। किसके थ्रू बेटा, इनहेरिटेंस, मतलब फादर मदर के थ्रू हमारे अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एंड द सेकेंड इज द डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस की बात करें बेटा, ये कॉन्टिन्यूअसली हमारी बॉडी में आते रहते हैं। अब कॉन्टिन्यूअसली क्या चीज होती है, जनरली जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही है तो उसका सिंपल सा रीजन होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, ठीक। अब क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस वहीं आते हैं जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और क्रॉसिंग ओवर भी वहीं होगा जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स इन जनरेशन टू जनरेशन। जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बेटा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि अगर वो टॉल हैं तो हम भी टॉल हों, वो डॉर्फ हैं तो हम भी डॉर्फ हों। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स का कलर डल है तो हमारा कलर भी डल हो, हमारे पेरेंट्स का कलर फेयर है तो हमारा कलर भी फेयर हो। ठीक, तो बेटा वही चीजें हैं जो जनरली कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्हें क्या कह रहे हैं हम? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड कलर। ठीक, यहीं पे हम बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ये लगातार हमारी बॉडी में नहीं आते, कभी कभी होता है, बाय चांस, बाय फैक्टर। अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर प्रॉपरली काम कर जाए हमारे ऊपर, जो अपना पूरा इफेक्ट दिखा जाए, तो बेटा उसकी वजह से कभी कभी वेरिएशन हमारे अंदर आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, जो एक जनरेशन में हो सकता है लेकिन आगे वाली जनरेशन में ना हो, जरूरी नहीं है। ठीक, तो जैसे कि ड्यू टू म्यूटेशन, राइट। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि जरूरी नहीं है अगर हमारे पेरेंट्स का, हमारे फादर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो हमारा भी ए पॉजिटिव ही हो, इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। तो बेटा ये किस वजह से होता है? जब म्यूटेशन हमारी बॉडी में होता है तो उस कंडीशन में हमारे अंदर जो वेरिएशन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, राइट। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया ये जो वेरिएशंस हैं, जो हेरिडिटी है, ये हो क्यों रही है? तो मैंने भी आपको बताया कि जनरली क्यों हो रही है। ये हो रही है बेटा जीन्स के वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या होगी बच्चों? यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जीन्स, राइट। बेटा जीन्स को फैक्टर भी कहा जाता था लेकिन पहले, अब क्या कहते हैं हम इसको? जीन्स कहते हैं, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए। इसी की वजह से मेल ह्यूमन बीइंग फीमेल ह्यूमन बीइंग के बीच में क्रॉस कराने पे कोई ह्यूमन बीइंग का ही फॉर्मेशन हो रहा है। इसी की वजह से एलिफेंट की स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराने पे एलिफेंट बेबी ही बन रहा है। इसी की वजह से मैंगो फीमेल मैंगो मेल मैंगो के बीच में क्रॉस कराने से जो बेबी प्लांट बन रहा है वो भी मैंगो का ही बन रहा है। तो अल्टीमेटली सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? हमारा जीन्स। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कुछ कि किस तरह से आखिर इसको देखा गया, जीन्स को कैसे फाइंड आउट किया गया, और ये जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी किस किस तरह से की गई। तो बच्चों इसकी स्टडी की थी हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने बेटा क्या किया था? इन्होंने कुछ इनहेरिटेंस लॉ दिए थे जिसको हम आज जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के नाम से। इन्होंने कुछ आर्टिफिशियली एज वेल एज डोमेस्टिकली कुछ क्रॉसेस कराए कुछ प्लांट्स के लेके। अब वो प्लांट्स क्या लिया था इन्होंने? जनरली बेटा उन्होंने लिया था पाइसम सटाइवम, गार्डन पी जिसको हम कहते हैं जंगली मटर। तो उस पे पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, राइट। तो इन्होंने गार्डन पी लिया। गार्डन पी पे इन्होंने अपने पूरे हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट क्रॉस को कंप्लीट कराया। तो वो कैसे कराया उसको अब हम देखते हैं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो देखते हैं, लेट्स। तो बच्चों मेंडल्स ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कब दिया था हमारा? 1856 टू 1863। 1856 में उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया था और ये कॉन्टिन्यूसली उन्होंने कब तक किया? 1863 तक। जनरली अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिया था? जैसे अभी मैंने आपको बताया ही कि गार्डन पी, बेटा इसको साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। बेटा इस पे इन्होंने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराए। हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस की अगर हम बात करें, क्रॉस क्या होता है और क्या क्या उन्होंने लिया था, तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। जनरली उन्होंने अगर हम बात करें तो 14 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स लिए। क्या लिए? ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर। अभी ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? बेटा ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे उन्हें हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर।
कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या कहलाएंगे, ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स। और नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स जब उन्होंने लिए तो उनके बीच में क्या कराया उन्होंने, क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब होता है, द मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब हम कोई मीटिंग कराते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल के बीच में, ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें तो क्वाइटस कराते हैं। तो बेटा वो क्वाइटस यहाँ हम समझ सकते हैं किससे, क्रॉस से। तो मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नोन एज क्रॉस। क्रॉस की बात करें तो उन्होंने क्या कराया, उन्होंने जो हमारे पास मेंडल भैया थे, मेंडल भैया ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो भी सेम कैरेक्टर के लिए। सेम कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे हाइट की बात करें तो हाइट के भैया कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ लोग गंठे होते हैं, डॉर्फ होते हैं, ठीक है। तो यहां उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, लेकिन एक कैरेक्टर के दो वेरिएबल फॉर्म्स ले, एक टॉल एक डॉर्फ, ठीक, एक फेयर कलर एक डल कलर, जैसे ग्रीन कलर है येलो कलर, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने कलर के लिए जब हम बात करें, ऐसे ही उन्होंने टोटल अगर हम बात करें कितने लिए हैं, 14 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर लिए हैं, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। मैं यहां लिख देता हूं कितना लिया था इन्होंने, 7 pairs of contrasting traits, 7 pairs of contrasting traits। अब ट्रेट्स और कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों, मैंने बाहर ट्रेट्स लिखा, यहाँ कैरेक्टर। देखो ट्रेट्स का मतलब होता है जो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, ट्रेट्स। लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकली आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अभी मुझे आप देख पा रहे हो जनरली, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। और जो वही कैरेक्टर जो जेनेटिकली हमारे अंदर आया है वो क्या कहलाएगा, ट्रेट्स, राइट। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितना लिया था उन्होंने, 7 पेयर्स, या हम जनरली ये भी कह देते हैं 14। भैया 7 पेयर्स का तो 14 ही होगा, तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब वो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या लिया था उन्होंने, तो सबसे पहला उन्होंने देखा था बच्चों सीड की शेप। सीड जो गार्डन पी की अगर बात कर रहे हैं तो सीड इसका, भाई गार्डन पी कोई ऐसी थोड़ी ना बन जाएगा जब तक उसमें क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस कहां से होगा, सीड से होएगा। तो सबसे पहला लिया था उन्होंने सीड शेप, सेकंड लिया उन्होंने सीड कलर, थर्ड लिया उन्होंने फ्लावर का कलर, फोर्थ लिया पॉड का शेप, एंड फिफ्थ लिया पॉड कलर, एंड सिक्स इज द फ्लावर पोजीशन, एंड सेवंथ इज द स्टेम हाइट। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, जिसमें अगर शेप की बात करें तो एक था राउंड तो दूसरा था रिंकल्ड। क्या होता है देखें, तो उन्होंने क्या कराया, जो क्रॉस कराया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन दो इंडिविजुअल्स के बीच में। याद रखना पाइसम सटाइवम जो होता है बेटा, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। पाइसम सटाइवम कैसा होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी है। मींस स्टामिन्स या एंड्रोइसियम भी प्रेजेंट होते हैं, कार्पिल और गाइनोइसियम भी प्रेजेंट होते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें मोस्टली क्या होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो मेंडल को तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही नहीं था, उन्हें क्या कराना था, उन्हें कराना था क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा दो अलग अलग फ्लावर की बात करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स की बात करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर कैसा लिया था, सेम। जैसे कि हाइट की बात करें तो एक टॉल तो दूसरा डॉर्फ, ठीक। तो सेम कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक। तो सेम कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के कुछ टेक्निक्स डेवलप की, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या है, द फर्स्ट टेक्निक इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की अगर हम बात करें, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इमैस्कुलेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ द स्टामिन्स एट द जुवेनाइल स्टेज।
to prevent the self pollination, removal of stamens, juvenile stage. What is juvenile stage? बेटा कोई भी अगर आप प्लांट सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ के आते हैं कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो दो फेज में होती है. द फर्स्ट वन इज द जुवेनाइल फेज एंड सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम मैच्योरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं. जुवेनाइल फेज में प्लांट्स क्या करता है, अपने आप को ग्रो कराता है, एंड मैच्योरेशन फेज में क्या करता है, वो मैच्योर होता है, मतलब वो एबल हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें या एनिमल्स की बात कर लें, तो एनिमल्स ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि एक टाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, मेल और फीमेल दोनों के केस में. बेटा 10 टू 12 टू 14 की जो एज होती है इन केस ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग, बेटा उसमें प्यूबर्टी आती है. ऐसा ही अगर फीमेल की बात करें तो 10 टू 12, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एजेस आपको मिलेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है. एनसीईआरटी भी हमारी कोई एज उसको डिफाइन नहीं करती है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 10 टू 12 ईयर्स की जो एज होती है इन केस ऑफ फीमेल, बेटा उसमें प्यूबर्टी आती है, जिसमें कोई भी फीमेल एबल होती है फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर प्रोड्यूसिंग द फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग. ठीक, ऐसे ही मेल की बात करें तो मेल भी 12 टू 14 की एज में जाके क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है. ऐसे ही फीमेल में ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. तो मतलब बेटा ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक वही अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इमैस्कुलेशन की, तो क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जनरली बेटा, इट इज नॉट अ पाइसम सटाइवम, राइट. इसकी पाइसम सटाइवम नहीं है. मैंने आपको एक जनरल फ्लावर बना के दिखाया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टामेन्स है, ठीक है, हमारे पास कार्पिल भी है. अब इसके अगर हम बात करें बेटा, दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक, दिस इज द एंथर एंड फिलामेंट. बट मैंने पूरा दिखाया इसलिए ताकि हौच पौच ना हो जाए, राइट. तो इस स्टामेन्स को इसकी जुवेनाइल फेज पे ही हम कट कर देते हैं. क्या कर देते हैं, जुवेनाइल फेज, जिसमें प्लांट्स अपने आप को ग्रो कर रहा है, वो अभी मैच्योर नहीं हो पाया है, उस स्टेज में ही हम क्या कर देते हैं, स्टामेन्स को रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीजर. ठीक, तो ये मैंने देखो क्रॉस कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने सारे के सारे स्टामेन्स यहाँ से निकाल दिए. मैंने नहीं निकाले, ये मेंडल भैया निकाल के गए. कौन निकाल के गया, मेंडल भैया निकाल के गए. उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया इमैस्कुलेशन. अच्छा क्यों निकाला, रीजन इसलिए बेटा, यही स्टामेन्स, यहीं पे स्टिग्मा, मतलब यहीं पे पॉलन ग्रेन्स, और यहीं पे स्टिग्मा, इसके अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एग. तो बेटा ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है या नहीं, अरे ऑब्वियसली भैया है. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसके लिए इमैस्कुलेशन, मतलब स्टामेन्स को हमने काट दिया. अब स्टामेन्स नहीं रहेंगे तो जो कैरेक्टर हम चाहेंगे उसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे, राइट. चलो ठीक है, मान लिया आपका, हमने स्टामेन्स निकाल दिया. अब एक कैरेक्टर हमने लिया और उसका इसके साथ क्रॉस करा दिया. क्या गारंटी है बेटा कोई दूसरा कैरेक्टर इसके ऊपर नहीं आएगा? क्या गारंटी है कोई दूसरा पॉलन ग्रेन सब इसके ऊपर नहीं आएगा? है कोई गारंटी ना. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने इसको तो कट कर दिया, लेकिन अब इसको कवर भी तो करना है ताकि कोई दूसरे प्लांट का, दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर धोखे से ना आ जाए, वरना हमारा क्रॉस खत्म हो जाएगा, उसकी लंका लग जाएगी. तो लंका लगानी नहीं है, हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है, राइट. तो इसलिए द फर्स्ट प्रोसेस इज द इमैस्कुलेशन एंड द सेकेंड प्रोसेस इज द बैगिंग. बैगिंग का मतलब होता है द कवर्ड द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग, मतलब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसके हमने स्टामेन्स ऑलरेडी कट कर दिए हैं, उस फ्लावर को हमें एक बैग के थ्रू क्या कर देना है, पैक कर देना है, राइट. क्या कर देना है, मैंने यहां से ये देखो क्या कर दिया, पैक कर दिया. अब इसके ऊपर किसी भी फ्लावर का
कोई भी पॉलिन ग्रेन्स नहीं आएगा। जो कैरेक्टर के साथ मैंने क्रॉस कराया है केवल वही यहाँ पे ग्रो करेगा, राइट। तो इस तरह से मेंडल भैया ने क्या किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, जिसकी हेल्प से उन्होंने कई सारे रिजल्ट को कंक्लूड किया। अब वो रिजल्ट क्या क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सारे कंक्लूजन है इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। तो बेटा ये आज की वीडियो में हम लोग इतना करते हैं, और बाकी का अगर आपको और वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दें टॉपिक, मैं उस टॉपिक पे अपनी वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस ऑफ द बेल आइकन, अदरवाइज यू विल forget the new video and you will miss the new video, right? Okay बच्चों, thank you.